नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बिहार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट की। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने और नेता सदन का नाम तय होने के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। बीजेपी पहले ही इस बात को कह चुकी है कि बिहार चुनाव के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार की पूरी संभावना है। ऐसे में अब जब बिहार चुनाव के संपन्न हो जाने की बात सामने आई है तो इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की भी सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है और उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। इसके पीछे एक मुख्य वजह बिहार चुनाव में एनडीए का प्रचंड बहुमत बताया जाता है। उत्तराखंड में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही मंत्रिमंडल के तमाम पद खाली चल रहे हैं। हालांकि समय समय पर मंत्रिमंडल के खाली पदों को भरने की चर्चाएं भी उठती रही हैं। वर्तमान सरकार को 4 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जबकि सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर जाने या फिर विधायकों का उनसे मुलाकात कर सिलसिला तेज होने के साथ ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तूल पकड़ने लगी हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति उत्तराखंड में दोनों देखी जा रही है। आपको बता दें कि धामी मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली चल रही हैं, क्योंकि साल 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के बाद से ही 3 सीटें खाली चल रही थी। लेकिन साल 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन और 16 मार्च 2025 को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे दिए जाने के चलते वर्तमान समय में कुल 5 सीटें खाली चल रही हैं। कांग्रेस ने लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर धामी सरकार से जवाब मांगा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी विधायक बेकाबू हो गए हैं, इसका जवाब भी सीएम को देना चाहिए। और मंत्रिमंडल विस्तार न होने से प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है, इसका भी जवाब जरूर देना चाहिए। ऐसे में फिर एक बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जवाबी जंग शुरू हो गई है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की है। इस महासमर से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीटें रिक्त हैं। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी हैं। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो अब बनाए या ना बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैबिनेट खाली रखकर भाजपा ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग हैं ही नहीं। ये इससे पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा का मानना है कि हमारी सरकार मौजूदा मंत्रियों और उनके काम से खुश है। जब काम सही हो रहा है तो और मंत्रिमंडल को बढ़ाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान रखे, भाजपा में सब अच्छा है और सरकार सही काम कर रही है। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं। प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। भाजपा पे इतनी योग्य सरकार है कि लगभग आधा मंत्रिमंडल हमारे पास है, उसके बाद भी हम बेहतर सरकार चला रहे हैं। तो भाजपा के विधायकों की योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। ये हमारी योग्यता ही है कि हम आधा मंत्रिमंडल में भी बेहतर सरकार दे पा रहे हैं, बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। तो हमारी योग्यता पर उनको संदेह नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या ये मानने कि ये 5 मंत्रियों के साथ ही भाजपा आगे 27 में ही जाएगी, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला? अगर चले तो क्या दिक्कत है, सरकार 4 साल चली है, बहुत बेहतर सरकार चली है। पिछली बार भी बहुत लंबे समय तक हमारे तमाम मंत्रालय खाली थे,
उसके बावजूद हमने बेहतर सरकार चलाई, दोबारा सरकार लाए। आज भी अगर मान लीजिए कुछ मंत्रालय खाली है लेकिन सरकार बेहतर चल रही है, उसमें दिक्कत किसको है भाई? तो हमारे इंटरनल विषय है कि हम सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं नहीं करते, कांग्रेस को क्या लेना इस बात से। आगामी 2027 के चुनाव से पहले बिहार चुनाव के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द धामी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की इस जुबानी जंग में अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर खाली पड़े मंत्रिमंडल आगे भरे भी जाएंगे या नहीं। एक तरफ पदों को लेकर कांग्रेस जनता से धोखा देने का आरोप भाजपा पर लगा रही है, वहीं भाजपा सब कुछ सरकार में चलने का दावा कर रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल का लंबे समय से विस्तार न होना आम जनता के लिए कितना हितकारी है, ये आप समझ ही सकते हैं। हो या अन्य किसी राज्य का चुनाव हो, उसके बाद हमेशा उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं आकार लेती है। वैसे भी होली का अवसर हो, दिवाली का अवसर हो, नए साल का मौका हो, नवरात्रि का पर्व हो, हमेशा मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें पिछले 3.5 सालों से उठती रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार आज तक भाजपा नहीं कर पाई है। इसका सीधा सीधा कारण है कि भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, उनमें तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, आपसी मतभेद है, कलहबाजी है, इसीलिए भाजपा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। और दूसरा कारण ये है कि भाजपा में योग्य विधायक है ही नहीं है। इस मामले में यूकेडी का स्पष्ट मानना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। इसके बाद 2027 में तो वैसे भी भाजपा की विदाई है इस प्रदेश से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल तक ज्यादातर पद, मलाईवादार पद अपने पास रखे, जिससे उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ, दिल्ली के लिए फायदा हुआ। लेकिन अब जबरदस्ती लास्ट के कुछ महीनों के लिए या 1 साल के लिए ये कुछ मंत्रियों को फिर पद देते हैं, तो वो सरकारी राजस्व पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा, मेरा मानना है। क्योंकि वैसे भी भाजपा विदाई की तरफ है, जैसे इनके काम इस प्रदेश में निरंतर रूप से हो रहे हैं, तो जनता इन्हें निश्चित रूप से इस प्रदेश से विदा करेगी। देखिए, कांग्रेस इतनी क्यों परेशान है और कांग्रेस के वो पूर्व अध्यक्ष इतने क्यों परेशान हुए? वो उन्होंने तो अपना कार्यकाल बिना कार्यकारिणी के गुजार दिया। बिना कार्यकारिणी के उन्होंने जो है पूरे 3 साल तक कांग्रेस के अंदर काम किया। तो मुझे लगता है कि उनको ये कहते हुए शोभा नहीं देता है कि मंत्रिमंडल में कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास कार्य कोई अवरुद्ध नहीं हो रहे, कार्य हमारे पूरे तरीके से चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस को इस तरीके का राजनीतिकरण करके और या ये कहना, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अंदर थोड़ा सा झांक लेना चाहिए। जिनकी बिहार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, इसके बाद से ही बीजेपी विधायकों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। साथ ही नेता मंत्री पद पाने के लिए दिल्ली दौड़ के साथ ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी की रणनीतियों पर बात करें तो साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले यानी साल 2021 में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया था ताकि एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जा सके। ऐसे में आगामी 2027 से पहले 2026 में मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हैं, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ऐसे में समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन की उठने वाली सुगबुगाहट पर न सिर्फ विराम लगेगी, बल्कि नाराज चल रहे नेताओं को भी मनाने में सरकार कामयाब हो जाएगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकती है। लेकिन विपक्ष मंत्रिमंडल में विस्तार में देरी होने पर सरकार के फेलियर और जनता को धोखा देने की बात कर रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में सतीश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तन्मय डोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आज बीजेपी के प्रवक्ता सतीश चंद्र जी के साथ में करेंगे। अभी हमने अपने पैकेज के दौरान कमलेश रमन जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी बाइट सुनी। उनका कहना था कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार का तो पूरा हक मुख्यमंत्री का है, कांग्रेस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता के साथ विपक्ष होता है, कहा जाता है कि जनता की आवाज ही विपक्ष होता है, और क्यों
कांग्रेस को चिंता करने की बात नहीं है? क्यों प्रदेश को चिंता करने की बात नहीं है कि कैबिनेट विस्तार का सिर्फ बार बार झांसा दिया जाता है, कैबिनेट विस्तार का जिक्र होता है, चर्चाएं होती हैं, हम खुद भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं होता? क्यों मतलब इन सीटों को खाली करके रखते हैं ताकि समीकरणों को साधा जा सके, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने विधायकों को संभाला जा सके? ऐसा क्यों भला? देखिए गरिमा जी, जो मंत्रिमंडल विस्तार का जो अधिकार है वो माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री चाहे जब चाहे तब किसी को भी उनका अधिकार है वो किस तरह से मंत्रिमंडल का अपना विस्तार करते हैं और कब करते हैं। साथ में बात आती है कि जो ये मंत्रिमंडल विस्तार है ये कब होगा और ये सुबह क्यों हो जाती है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली का दौरा रहता है तब भी ये मीडिया में या गाए बगाए ये खबर उड़ती हुई आ जाती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को अपने संगठन से ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत ये उनको महसूस होती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। आपने अभी गरिमा जी एक बात बोली कि प्रदेश की जनता के साथ विपक्ष होता है। मुझे लगता है विपक्ष अपने साथ ही नहीं है, प्रदेश की जनता तो बहुत दूर की बात है। आप इनके नेताओं का आपस में ही सरबुटबोल देख रहे हैं। इनकी कार्यकारिणी जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हुए, उनको बने हुए जो त्रिमूर्ति बनी हुई है अभी नई जो इनके संगठन में, आपने देखा होगा उनको बने हुए 15 दिन नहीं हुए हैं। भूखा हुआ कारतूस, कोई बोलता जरूरी नहीं है, कोई बोलता भूखा हुआ कारतूस भी जरूरी है। तो ये सब चीजें तो इनको समझनी पड़ेंगी। और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त हैं वो आज सांकेतिक गन लेके वन विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं। वो जैन जी को जैसे इनके राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भड़काते हैं, उसी तरह ये प्रदेश की जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो साथ में देखिए गरिमा जी, जो ये मंत्रिमंडल विस्तार का जो सवाल है ये पूर्ण रूप से हमारी सरकार का है और माननीय मुख्यमंत्री के विवेक का अधिकार है। और ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि कितने सुचारू ढंग से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो युवा नेतृत्व कर रहे हैं पूरे प्रदेश का, वो कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं हर क्षेत्र में। पूरा ये देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। नहीं तो मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या करे काम करने के पैटर्न पर, या क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर तो चर्चा ही नहीं है। चर्चा इस बात पर है कि मंत्रिमंडल विस्तार का झांसा बार बार क्यों दिया जाता है, उसको लेकर क्या सफाई है। और हमने ये भी इनकार नहीं किया कि मुख्यमंत्री का हक नहीं है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जो जिम्मेदारियां प्रदेश को लेकर हैं, क्या जिन विभागों के मंत्री नहीं है, क्या इन विभागों का काम डिस्टर्ब नहीं होता? और अगर इतना ही प्रभावित नहीं होता तो मंत्री बनाते क्यों है? फिर किसी को मत बनाइए, चलिए चलाइए काम। ये मंत्रियों को किस बात की जिम्मेदारी सौंपी जाती है? देखिए गरिमा जी, एक संवैधानिक प्रक्रिया निश्चित तौर पे होनी चाहिए। हाँ। मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित तौर पे होना चाहिए, लेकिन समय समय पर हमारे प्रदेश में जिस तरह से आपदा का समय रहा, उससे पूर्व चुनावों का समय रहा, तो वो समय मुफीद नहीं रहा। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जो ये मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा, और लेकिन जब हमारे पूर्ण अभी कैबिनेट है नहीं तब विपक्ष हमारा सामना नहीं कर पा रहा है। और जिस दिन हमारा मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार हो गया तो विपक्ष कहाँ जाएगा, विपक्ष को सोचना चाहिए। उनके लिए अभी बोनस पीरियड चल रहा है, विपक्ष को कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए, विपक्ष का कोई रोल नहीं है। विपक्ष सिर्फ ये कह रहा है कि भाई क्यों बचा कर रखा है, जवाब दीजिए। आपके पास आप हर बार चर्चा हम करते हैं तो हर बार बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से जवाब आता है कि भाई किया जाएगा, जरूर होगा, निश्चित तौर पर होगा। अलग अलग शब्दों में एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। ऐसा क्यों? आप आपदा में रहे, आप सारी चीजों में रहे, इतना वक्त नहीं था कि मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियां सौंपी जा सके? क्या कारण आप दे रहे हैं, क्या एक्सक्यूजेस आप पेश कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि स्कूल के बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो लाइट नहीं आ रही थी, पानी नहीं आ रहा था, ऐसे वाले एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। जी एक्सक्यूज हमें देने की जरूरत नहीं है। जनता ने हमें दोबारा चुन के प्रदेश की सत्ता हमें सौंपी है। हाँ। तो जनता का कहीं ना कहीं विश्वास और जनता चुनाव कराने के लिए भी आपके पास तो चुनाव कराने के लिए भी वक्त नहीं होता, चुनावों में देरी हो जाती है। गरिमा जी चुनाव में देरी, एक बात बताइए गरिमा जी, जो मंत्रिमंडल विस्तार का है वो हमारी सरकार अच्छे ढंग से, अगर हमारा मंत्रिमंडल चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं और हमारे जनता के विकास के कार्य कहीं पे अगर बाधित हो रहे हैं तो आप बताइए और विपक्ष भी बताए। लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, मंत्रिमंडल विस्तार, जनता तो कहीं रोड पे नहीं आई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा हमारा।
चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी भी हैं और आशीष नौटियाल भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी का पहले रुक कर लेते हैं, फिर थपलियाल जी के पास जाएंगे। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? सर चिंता छोड़ दीजिए, उनका कहना है कि हमारे अधिकार क्षेत्र का काम है, हम पूरा करेंगे, लेकिन बात यह कि क्या जनता की चिंता छोड़ दी जाए? बिल्कुल गरिमा जी, मुझे सतीश जी की बातों से एक बात याद आती है। गोविंदा का एक गाना था, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी है ना। मैं अपना मंत्र विस्तार करूं ना करूं कोई बात नहीं, मेरी मर्जी। तो इनकी मर्जी चलती है, इनकी मर्जी है, इनकी इच्छा करेगी करेंगे, तो नहीं करेंगे। और मेरे भाई ये भी बता रहे थे कि जो है विकास कोई कार्य बाधित हुआ तो बताओ। एक एक मंत्री पे दो दो विभाग दे दिए आपने, और वो भी इतने महत्वपूर्ण विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग लेकर एक ही मंत्री घूम रहे हैं, और दोनों विभाग का हाल बुरा कर रखा है। पिछले 4 साल हो चुके हैं, चुनाव हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, और आप बताएं 4 साल में हम मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। अब बना के करेंगे भी क्या, किसके लिए बनाना है? मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। 1 साल 8 महीने रह गए हैं अब, तो कोई मंत्री बनाने की आवश्यकता भी इनको नहीं है, जब इन्होंने जनता का इतना नुकसान कर दिया। आज इनके हम लोग अभी धरने पर गए हुए थे, ये धरने पर क्या वैसे ज्ञापन देने गए थे, लेकिन इन्होंने अभी सतीश भाई ने बताया कि हम लोग गए थे। देखिए निश्चित जब हमारे गाँव की महिलाएं जब मरती हैं, जब बाघ उनको खा जाते हैं, जंगली जानवरों से नुकसान होता है, और वन विभाग आंख बंद करके सोया होता है, तो पीड़ा होती है। हम विपक्ष में हैं, हमें जनता की पीड़ा पक्ष से ज्यादा होगी, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े काम नहीं है जितने बड़े काम भाजपा के पास है। भाजपा पे बहुत काम है, इनको देखना है। विभागों में कई काम होते हैं, कहीं कमीशन भी लेना होता है। ऐसे तो है नहीं कि काम दे दिया, 40% कमीशन की सरकार है, कमीशन प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा, कई काम ही लोगों को देखना होता है। और हमारा तो एक ही काम है, कहाँ पर गलती हुई उसको पकड़ना, तो हम उस काम पे लगे हैं। और जनता के हर दर्द के लिए विपक्ष जनता के साथ खड़ा है। और निश्चित जब रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि महिलाओं के आधे आधे शरीर को जानवर खा गए, तो उसकी पीड़ा होती है। और हम उस बात को लेकर आज गए भी थे, और हमने वहां पर ज्ञापन भी दिया और बताया भी कि किस तरीके से समाधान भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जंगली जानवर आए क्यों, ये बड़ा मैटर नहीं है, पर जंगली जानवरों को हम क्या कर रहे हैं पकड़ने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, ये एक सवाल है। इस पर हम चिंतित थे, तो इसलिए जरूर आज गए और अपनी बात को रखने का काम भी किया। मंत्रिमंडल का विस्तार पिछले 4 साल से नहीं हुआ, अब 1 साल में करके कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं करने वाला। जनता का देखिए, अगर जो आप तो विपक्ष भी कह रहा है कि मत ही कीजिए, आप क्या करेंगे? जो चीज बनी हुई है वो अच्छे के लिए बनी हुई है, होना चाहिए, होता तो अच्छी बात थी, पर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, जनता देख रही है। आज उत्नल कर्मी किस प्रकार से आपके खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं, और सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए क्या क्या नियम कानून बना रही है कि 6 महीने तक हड़ताल पे नहीं बैठ सकता कोई, किस तरह बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। पूरा देश त्राहिमाम चिल्ला रहा है, और सरकार मस्त है अपने काम काजों में, कमीशनबाजी में, अपनी वाहवाही लूटने में, हजारों करोड़ रुपए की चंदे खाने में, और अपनी छवि चमकाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में यूएस सिस्टम से हमारे वरिष्ठ नेता पीसी थपलियाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल जी क्या कहना चाहेंगे? अटकलें फिर से तेज हैं, बार बार, इसके पहले भी मुझे लगता है हम चर्चा कर चुके हैं, आप मेहमान थे हमारे साथ में, कई बार हमने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की है। ऐसा लगता है कि सीटें बचाने के पीछे भी कोई कारण है कि भाई हर एक व्यक्ति को संभाल कर रखना है। जो लोग इस आस में काम कर रहे हैं कि उन्हें कभी ना कभी तो मंत्री पद मिलेगा, उन्हें साधने के लिए भी ये सीटें बचा कर रखती है सरकार। वाकई ऐसा है क्या? लेकिन इस सब में नुकसान किसका होता है? विभागों का, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखो, अगर इतने सालों में भी अगर हम इनकी मोड ऑफ ऑपरेंडी नहीं समझे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार के तौर पे नहीं चल रही है, ये गैंग है। और इसके गैंग लीडर जब तक दिल्ली का ऑर्डर नहीं देगा, तब तक यहाँ का जो उसका है इंचार्ज, गैंग इंचार्ज, वो कुछ नहीं कर सकता। सब जानते हैं हम कितना सर फोड़ने दीवालों में, जब तक दिल्ली से हुक्म नहीं मिलेगा यहां कुछ नहीं हो। और जिस तरह से दिल्ली की लीडरशिप एक्ट कर रही है, उसका डुप्लीकेट अगर कहीं एक्ट करना है तो उत्तराखंड में एक्ट करना है। वही रंग, वही ढंग, वही मफलर, वही चाल। आप ये देखिए कि वो व्यक्ति, उसको किसी की परवाह नहीं है, उसको पूरा वरदान मिला हुआ है कि तू अकेला ही काफी है। और यही कारण था
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश चंद्र जी ने कहा ठीक ही तो काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, सच में ठीक काम कर रहे हैं, बाकी तो बेकार बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर ये ज्यादा मंत्री रखते हैं तो कलेक्शन में बहुत मुसीबत आ जाती है। अगर एक ही आदमी रहे, क्योंकि कलेक्शन करके दिल्ली देना है, तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी इस अभागे उत्तराखंड में कायम रहती है, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती। अगर क्योंकि इतना बड़ा यूपी है, यूपी से इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा आप अन्य राज्य हैं, लेकिन जो यहां से मिलता है इस उत्तराखंड से केंद्र में जो मठाधीशों की सरकारों को चलाने के लिए, वो और कहीं से नहीं मिलता। इसलिए दूसरी ओर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो क्वालिटेटिव लीडरशिप है वो शून्य है। आज उत्तराखंड कहने के लिए बुद्धिजीवियों की नर्सरी है, लेकिन इनकी जमात में वो लोग भर्ती होते हैं जिनका विजन लेस हो, जिनका कोई जो उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ, इस तरह के लोगों की भर्ती करके इन्होंने राज्य की जनता पे एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। और इस देवभूमि की जो जिस आंदोलन के बाद 42 सालों के बाद मिला हुआ ये राज्य पूरी तौर से आज फेल है और इसको पटरी में लाना असंभव हो चुका है। इन्होंने जो राजनीति में वोट की जीतने की कला अपना ली है, उसका काट आज पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। हमने बिहार में देख लिया और तमाम इन चीजों को देखने के बाद हमने स्वराज पार्टी का वो मेहनत देखी और उस मेहनत का जो रिजल्ट 0 मिला प्रशांत किशोर को, तो हम निश्चित रूप से जान गए हैं कि इस पार्टी से, इस गैंग से पार पाना असंभव है। अब डिबेट ऐसी होनी चाहिए कि इनसे पार कैसे पाया जाए, और पार पाने का एक ही तरीका है कि तमाम ताकतें एकजुट होकर इनके खिलाफ एक ऐसा संघर्ष करें कि जनता के आगे बेनकाब होकर ये इनका नंगा नाच पूरी जनता को मालूम पड़ जाए। बहुत ही खतरनाक दौर से मेरा देश और मेरा राज्य जा रहा है। मेरा राज्य इनके लिए प्रयोगशाला है। इन्होंने किस तरह से यहाँ पे यूसीसी लागू की, कैसे इन्होंने धर्मांतरण कानून यहाँ पे किया, किस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके एक नफरती राजनीति को इन्होंने पूरे एक प्रयोग करके ये जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश यूसीसी नहीं लागू कर रहा है, केवल उत्तराखंड। तो इसलिए उत्तराखंड के पूरे संसाधन बेच रहे हैं। आपने जॉर्ज एवरेट जैसे जगह को आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने पतंजलि को दे दिया, किस तरह से बैरागी कैंप दे दिया, किस तरह से इन्होंने जमीनों की लूट बाहरी लोगों को कर रखी है। ये जो विवश होकर हम देखने के लिए मजबूर है और यहाँ पे डिबेट कर करके अपने को संतुष्ट करते हैं, लेकिन हासिल हमें कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों से, मेरा ये मानना है। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। दीपेश शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यूकेडी की ओर से, और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में रत्नमय ढोभाल जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से सर आपका। ढोभाल जी, क्या कहना चाहेंगे? अटकलें तो तेज हो गई हैं, लेकिन इस बार कौन पास होगा और कौन फेल होगा, या वाकई इन अटकलों में कोई जान भी है? क्योंकि इसके पहले भी कई बार अटकलें तेज हुई हैं, आप भी जानते हैं, हम लगातार चर्चा करते आए हैं। और कैबिनेट विस्तार भला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कैबिनेट विस्तार से नुकसान तो आम जनता का ही है। क्या वजह है कि ये कहना पड़ रहा है कि भाई हमारे अधिकार
क्षेत्र में आता है, हमारी जब मर्जी होगी। और मर्जी वाली बात ठीक ही कह लें भाई, विपक्ष कह रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि विपक्ष हर बार गलत हो सकता है। मर्जी तो चलाई जा रही है ना, आपके अधिकार क्षेत्र की चीजें आप नहीं कर रहे हैं। और क्या इतना वक्त नहीं मिला कि वाकई मंत्रिमंडल विस्तार हो सके? गरिमा, जब हमने तो ये लग रहा है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम मंत्रिमंडल विस्तार करने लग जाते हैं। हाँ। तो ये एजेंडा जो सरकार का है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार बन रही है, ये भी हो रही कि मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो सब काश मुख्यमंत्री का अधिकार रहता कि वो कर पाता वो, लेकिन ये अधिकार तो दिल्ली के पास है। वो ठीक कह रहे हैं थपलियाल जी, तो वो वहीं से होना है। और ये मैं समझता हूँ कि जो दोनों शासक पार्टी हमारी भाजपा और कांग्रेस में, ये कोई कम है कोई थोड़ा सा ज्यादा है, वो लेकिन वो सब उसमें चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो चर्चा हो रही है कि क्या हमें बताया गया था, जो प्रभारी थे दुष्यंत गौतम जी, मेरी तो बात हुई थी उनसे, तो उनका कहना था कि नहीं, हम निकाय जब चुनाव हो रहे थे तब भी डिबेट हम लोगों ने की थी और कि हम एकदम उसके बाद तुरंत ये कर रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं कि वो कारण है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारी गुटबाजी है, बहुत सारे लोग हैं और इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। वो इसको जो ये ततैयों के छत्ते में हाथ कोई नहीं डालना चाहता कि भाई इसको मत छेड़ो। एक से एक बहुत सीनियर लोग हैं और अभी जो मंत्रिमंडल है वो तो कांग्रेस का ही मंत्रिमंडल है। इनके तो एक दो ही लोग हैं जो भारी भरकम है, जो सब कुछ है उनसे ही ये काम चला रहे हैं। तो एक तो ये है कि इनके जो विधायक हैं उन पर क्या वो इस योग्य नहीं है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता, जो कांग्रेस के ही लोगों को इनको बनाना पड़ा। दूसरा ये चीज इसमें है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जरूरत नहीं है। क्यों हमारे जनता पर वो हमारी जनता के खजाने पर और बोझ डाला जाए? अब वो एक साल में साल 6 महीने का कार्यकाल रह गया है, उसमें अगर ये 5 और नए मंत्री बना देंगे, उनको पेंशन भी ये हमारे खजाने से जाएगी और ये 4 साल की, ये 6 महीने की अवधि में जो ये वसूली करेंगे अगला चुनाव लड़ने के लिए, तो कम से कम वो उससे ये बाहर रहे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पे उपकार ही होगा ये उत्तराखंड की जनता पे कि और बोझ नहीं डाल रहे हैं। सही तो ये था कि भाई ये पूरी सरकार बननी चाहिए थी, इनका अपार इनको बहुमत था, ये नहीं बना पाए, ये इनकी समस्या है। लेकिन इस समस्या को अब ये समय के अंत में हमारे ऊपर, हमारी जनता पर, हमारी जनता के खजाने पर नहीं डाला जाए, तो मैं तो ये कहूंगा कि उसको नहीं डाला जाए। आपने नहीं किया, अब कोई काम क्या करेगा? साल 6 महीने इनका तो ब्यूरोक्रेसी, तो मुख्यमंत्री को नहीं काम करने दे रहे हैं, ये दूसरे जो मंत्री हैं उनको नहीं काम करने देते, तो हाथ बांध के रखते हैं क्योंकि करप्शन ही इतना हो गया है और ये उस डाल पे बैठे हैं जिसको खुद काटने में लगे हुए हैं। आज भले ही इनको लग रहा है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोकतंत्र का जो बुनियाद है उसको ये खोखला कर रहे हैं और उससे धड़ाम गिरने वाली स्थिति है, उससे बचाते हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो ये इस जनता के साथ छल होगा कि उसके सिर पर और बोझ। कितने टंडेल इन्होंने बना रखे हैं दर्जाधारी, उनसे पूछो कि उनकी क्या उपलब्धि है। सिर्फ तेल खर्च करने का और दूसरे विभागों से वसूली करने के अलावा किसी एक का बता दीजिए कि एग्जाम्पल कि हमारा ये दर्जाधारी था और इसने ये प्रदेश के लिए ये उपलब्धि है इसकी। कुछ नहीं, वसूली का काम हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा धामी जी से, अगर उनके बस की बात है तो अब इसको ततैयों को छत्ते को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना कुशलता से जाइए और फिर चुनाव जाइए, उस चुनाव जनता देखेगी, आपकी विदाई करती है या आपको फिर ले आती है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब जनता पे बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। यूकेडी से दीपेश शर्मा जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। दीपेश जी, क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज है, चुनावों से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, क्या ये आने वाले चुनावों की तैयारी मान लें हम? धन्यवाद गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को जय उत्तराखंड। देखिए, जहां तक चुनावों की तैयारी की बात आती है तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। 9 नवंबर सन 2000 से आज
लगभग 25 साल हमको हो चुके। हमने दोनों ही दल देख लिए हैं जो राष्ट्रीय दल हैं। एक दल ऐसा रहा जिसने लगभग 65 से 67 लगभग 65 टू 67 इयर्स के आसपास मैं कहूंगा देश चलाया, और उसमें उत्तराखंड या जिस समय हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तब भी हम भारतीय नागरिक थे और आज भी हम भारतीय नागरिक हैं। तो इन्होंने कुछ 65 से 67 साल देश चलाया। उसके बाद दूसरी सरकार आती है, इन्हें भी लगभग 11 से 12 साल हो ही गए हैं देश चलाते हुए। दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं और दोनों ही राष्ट्रीय दलों के पास अथाह संपत्ति जो इन्होंने जोड़ ली है इनके नेताओं ने। तो और इनके पास जो दल बल है, आप शिशु मंदिर से लेके कोई भी ऐसा छोटे से छोटा संगठन से लेके बड़े से बड़ा स्कूल, छोटे से छोटा स्कूल से लेके बड़ा से बड़ा संगठन देख लीजिए, संगठन सारे इनके हैं। कुछ तथ्यों पर मैं बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। सारे संगठन इनके, अच्छा खासा रूल इन्होंने किया, 10-10, 20-20 साल से 50-50, 60-60 साल तक इन्होंने रूल किया। लेकिन अगर आप बात करें क्षेत्रीय मुद्दों की, उत्तराखंड की बात करें, तो आज हमारे युवा के पास जो हमारे देश का भविष्य कहा जाता है, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा, जो हमारे देश का भविष्य कहा जाता है उस युवा के पास में केवल और केवल या तो डिफेंस की सर्विसेज बची है, वो भी कुछ खास नहीं है, 4 साल का कर दिया है, और या फिर शिक्षा के अभाव में कह लीजिए या फिर ओवर एज हो जाने के कारण कह लीजिए, वो बेचारा मजबूर है किसी प्राइवेट होटल, ओबेरॉय या फिर ऐसी बड़ी होटल्स में या मैरियट में जाके जॉब करने के लिए वो मजबूर है। तो एक हाथ में तो आपके इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं जिन्होंने इतना लंबे समय तक जो है राज किया, और दूसरे हाथ में आपके पास में वो जनता है, वो भविष्य है जिसके लिए हम नेता चुनते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि ये तो इनका खुद का, आप कह रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं इनकी क्या तैयारी है, मैं तो कहूंगा ये तो बिना ब्लूप्रिंट चल रहे हैं। पिछले 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल से आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है महोदय, आप एक बकायदा एक नेता है जिसका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 साल का होता है। आपको 50 या 60 साल की सर्विस नहीं मिलती यहां पर। तो यू शुड हैव योर ब्लूप्रिंट रेडी इन एडवांस, आई वुड मस्ट से। तो आपके पास तो कुछ ब्लूप्रिंट ही नहीं है। 4 साल आपके सर्विस के निकल गए, आपकी सेवा के निकल गए, और आप आज हम ये डिबेट कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। कुछ विस्तार नहीं हो रहा है। जैसा अभी हमारे माननीय एक हमारे बुजुर्ग जी बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने, श्री रतन मणि जी, उन्होंने कहा कि अच्छा हो रहा है कि विस्तार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पैसा है कहीं ना कहीं वही युवा जो कहीं होटल में जॉब कर रहा है या आर्मी की सर्विस कर रहा है, किसी डिफेंस सर्विस में है, या जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट भर रहा है, उसी के टैक्स के पैसे से फिर इन्हीं नेताओं को 6 महीने के लिए जो यहाँ आएंगे, इन्हीं को फिर से हम, नहीं जी, ये तो रूल बनता है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का नियम है कि 1 घंटे के लिए भी अगर विधायक बने और 1 घंटे के लिए भी मंत्री बने तो उसे बिल्कुल उसे दी जानी चाहिए जो है तो ये आपकी पेंशन। तो आप वहां पैसा बर्बाद कर दीजिए फिर देश का। तो क्या ब्लूप्रिंट है ये? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप किस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं साहब? आपका क्या विजन है? आप 60-60, 70-70 साल आप यहाँ पे राज कर गए। आप पिछले 15 साल से आपके पास महान से महान संगठन, आपके पास पूरा खजाना, आपके पास पूरे देश का, आपका क्या ब्लूप्रिंट है? आई वुड वांट टू नो। क्या कर रहे हैं आप इस समय? पेपर करवाते हैं, पेपर लीक, अस्पताल आपके रेफर सेंटर, प्राइमरी स्कूल आप बंद करते हैं ये कह के कि क्लस्टर बनेगा, क्लस्टर में सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्लस्टर, आप आइए मेरे पास, मैं दिखाता हूं आपको क्लस्टर कैसे होते हैं, कैसे क्लस्टर हैं इस समय, कैसे शिक्षा की नीति क्या है। ये इस समय आपको नेता नहीं चाहिए, आपको नीति चाहिए, आपको नीति बनाने वाला चाहिए। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो आपको उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल है, जो इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की पीड़ा को भली भांति समझता है, उसके ध्वज के नीचे आना पड़ेगा। और हमने ब्लूप्रिंट 1992 में बना दिया है, याद रहे। आज उसी ब्लूप्रिंट को ये लोग घसीट घसीट के अपने नाम से जो मार्केट में एडवर्टाइज कर रहे हैं, बड़ी हंसी आ रही है इन्हें देखकर।
मूल निवास, भू कानून और आपका ये आर्टिकल 371, ये सारे मुद्दे हमारे, ये सारे ब्लूप्रिंट 25 दिसंबर 1992 में गैरसैंण से हमने खुले जन के सामने रख दिए और इन पर हम काम करेंगे और ये हमारा पूरा वादा है जनता के साथ में। तो आपको कहीं ना कहीं अब ये राष्ट्रीय दल नहीं चाहिए। आपको और जनता को मैं इस चैनल के माध्यम से ये संदेश दे भी देना चाहता हूं आज कि इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। 4 साल निकल गए इनकी सेवा के, अभी ये मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। मुझे तो हंसी आ रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चल क्या रहा है। आप 4 साल अपनी सेवा के निकाल रहे हैं और आपके वो मंत्रिमंडल नहीं है। आपने 50 साल सेवा दी है, आपने 10-20 साल से सेवा दी है, आपके पास बड़े से बड़े दल हैं, पूरा राजकोष आपके पास है और आपकी जुमलेबाजियां नहीं खत्म हो रही। तो बस मैं तो इसी तरीके से संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। इनसे कहिए कि पहले अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके रखिए। फ्री का राशन दे देने से ये जनता के लिए कोई समाधान नहीं है। मेरा युवा सड़कों पर आंदोलित है, मेरे अस्पताल रेफर सेंटर हैं, गर्भवती महिलाएं जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। आप नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। कहां से बेटी बच रही है? बेटी पैदा होने से पहले ही खत्म हो जा रही है। तो किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? तो ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। यही मेरा एक सवाल या निशान है इस सरकार पर कि आपका ब्लूप्रिंट कहां है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में है सतीश चंद्र जी, हमारे साथ में है, बीजेपी के नेता हैं। उनका एक बार फिर से रुख गलत है। सतीश जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, अभी इस पर नहीं बात करूंगी कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। गरिमा जी, मेरे जो हाँ, मैं उसको करेक्ट कराती हूँ। मैंने अभी देखा, मैं उसको करेक्ट कराती हूँ। सतीश चंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिए। माफी चाहती हूँ सर। ये बताइए अटकलें क्यों हो जाती हैं? क्या जरूरत है इन चर्चाओं को तूल देने की? रहने दीजिए ना, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन जब अटकलें होती हैं तब चर्चा होती है। अटकलें भी क्यों है? अब तो स्वीकार कर लिया विपक्ष ने भी कि अब रहने ही दीजिए आप। नहीं गरिमा जी, देखिए ये अटकलें कोई हमारी तरफ से नहीं आती हैं। ये एक र्यूमर बनता है, मीडिया में बनता है। विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दों का इतना अभाव है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास होता नहीं है, वो सीधे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पे ले आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को पहले तो अपना संगठन देख ले, वही बहुत है। आप खामखा जो सरकार इतने अच्छे से चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। आप इतने परेशान मत हो, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा निश्चित तौर पे, जो होना ही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ गरिमा जी, जो भी बात आई, जब ये चर्चा चल रही थी कि मेरी मर्जी और इस तरह की जो बातें हो रही थी, तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उनकी मर्जी से ज्यादा तो किसी की मर्जी चलती नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष 4 साल बिना कार्यकारिणी के रहते हैं। जब वो यहाँ से इनके कार्यकारिणी की जो लिस्ट है वो भेजते हैं दिल्ली, तो कैंसिल कर दी जाती है। तो आपको तो सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए कि मेरी मर्जी आखिर करता कौन है। दूसरी बात यह आई कि जो बात हुई कि ये गैंग चल रहा है, गैंग का इंचार्ज है, तो मैं कहता हूं कि अपनी बातों को कम से कम शालीनता के साथ रखना चाहिए कि एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड के, आप उनको एक गैंग का इंचार्ज बोल रहे हैं, आप गैंग बोल रहे हैं एक सरकार को। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इतनी भी आजादी अच्छी नहीं है कि आप अपने संस्कार ही भूल जाएं कि आप देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्या बोलना है, उसके लिए थोड़ा सा सोच विचार के ही आगे बात बोलें। गरिमा जी, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार होना जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो होनी भी चाहिए और ये संविधान का एक नियम है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं हुई, क्योंकि हमारे राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अनेक मुद्दे ऐसे हैं, जिस तरह से आपदा का समय था, जिस तरह से यहाँ पे अन्य जो डेवलपमेंट का जो काम है वो आगे बढ़ाना है, तो उसको लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने जो ये डिले करा है, ये कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा है। और दूसरा जो विपक्ष है, विपक्ष अपने पहले गलेबान में झांके, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो वो इस तरह के मुद्दे ना उठाए। और ये हमारा जो सरकार का मैटर है, सरकार अपने हिसाब से उसको हैंडल करना जानती है कि सरकार को क्या फैसले कब और कैसे लेने हैं, ये सरकार के हाथ में है और सरकार बखूबी इस चीज को जानती है कि वो किस तरह से करना है। और विपक्ष को मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप जो है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन का ध्यान रखें। आपके संगठन के जो नवनिर्वाचित जो नेता हैं, जो वो लोग अपनी शालीनता बरकरार रखें। यहाँ प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवाओं को ना भड़काएं और जन कल्चर लेके ना आए प्रदेश में। चलिए लौटते हैं आपके पास में। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं
आशीष जी क्या कहेंगे? भड़काने की बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि भड़काया जा रहा है, लेकिन बात भड़काने की नहीं है। बात तो ये है ना कि मैंने पूछा ना कि ठीक है मैं भी कह रही हूँ रहने ही दीजिए, अब क्या आप मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे? चुनाव से पहले फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को तूल देने का मतलब ये है कि एक आस जगाना और आने वाले चुनावों में भी समीकरणों को साधने का प्रयास करना। बड़ी पहले से तैयारी होती है बीजेपी की। क्या आशीष जी कांग्रेस इस चीज को डिकोड कर पाई है? देखिए गरिमा जी, मैं तो मेरे भाई सतीश को यही कहूंगा, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, आपसे ही नहीं हो पाएगा, छोड़ो इस चीज को। क्योंकि 4 साल अगर नहीं बना तो सबसे पहले तो ये बताओ जनता का क्या नुकसान हुआ, और अब बना दोगे तो जनता का क्या फायदा होगा। अगर इस बात को आप बता दें तो मान जाएंगे आपको मंत्री बनाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता इन्हें कोई मंत्री बनाने की जरूरत है, खुद ही मंत्री, प्रधानमंत्री, विश्वगुरु खुद ही है। ये सब कुछ इनके पास है, एक गुरु ऊपर से कमांड करता है और सारे काम चल जाते हैं। तो इनको क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है फंडिंग एक ही आदमी को चाहिए, वो अपने ही चक्कर में पड़ा हुआ है। और अभी ये बात कर रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही है कांग्रेस का संगठन नहीं बना। अरे मेरे भाई, कांग्रेस का संगठन नहीं बना तो कांग्रेस को नुकसान होगा, तुम्हें तो नहीं होगा और ना जनता को होगा। हमारे संगठन की चिंता मत करो, वो बने ना बने पर जनता को नुकसान नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। हाँ। पर आपसे मंत्री ना बनाने से जनता को नुकसान हुआ है, और अब 1 साल के लिए बना के कोई फायदा नहीं है। पैसों की बंदर बांट होनी है और इसके अलावा कुछ नहीं होना। वो तो इनके ही बेचारे बार बार जो है, कभी विनोद चमोली जी, कभी कोई चले जाते हैं दिल्ली की मैं बनूंगा और उनको प्रदेश प्रवक्ता बनाकर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से काम इनके यहाँ हुए हैं, और वो नाराज फिर होते ही, भाई जो मंत्री बनना चाहता है उसको प्रवक्ता बना दे तो नाराज होगा। तो इससे कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के देखें, अगर सरकार आपको चलाने का जनता ने मौका दिया और अगर आपने चोरी से सरकार बनाई तो जनता की भलाई करो, जिससे अगली बार चोरी ना करनी पड़े। अगर बार बार चोरी कर करके सरकार बनाओगे, उत्तराखंड के अंदर तो गरिमा जी हमने ये, लेकिन बात तो ये है कि वो आप चोरी, मैं उसको भाई नहीं कोट कर सकती, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये चोरी कर रहे हैं तो जनता क्यों नहीं इनका मतलब जवाब दे रही है? जनता क्यों इनको नहीं नकार रही है? जी, तो जनता ने तो वोट डाला और वोट चोरी हो गया, जनता ने क्या जवाब? अच्छा, वोट चोरी की बात, चोरी चीज अलग है, वोट अलग है। जनता ने तो जवाब दिया था, पर इन्होंने चोरी कर दिया। अच्छा, वोट चोरी से इनका गुजारा नहीं हुआ तो इन्होंने जिला पंचायत में उठा दिया। उसके बाद भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुद्दे उठाने क्या है। पार्टी का नेता उठा लेते हैं, उससे गुजारा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन की एक एक करके सतीश जी प्लीज, सतीश जी इंतजार करिए। आशीष जी आप बोलिए। हेलो, देखो आप अच्छे आदमी है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रहा, पर जिस पार्टी में आप है वो चोर है, वो चुराती है। वो मैं भी कह रहा हूँ, कभी वोट चुराती है, कभी नेता चुराती है, कभी पार्टी चुरा देती है। तो ये चोरी करने की आदत है, कोई बात नहीं। देखिए, दिल चुराते हैं। अरे सतीश जी पहले रुक जाइए प्लीज सर, उनको बोलने तो दीजिए। अब आप बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? भाजपा है तो मुमकिन है, सबकी प्रकार की घटनाएं होती रहती है, सोना भी चुरा लेती है मंदिरों का, तो चोरी में माहिर है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, कल को मैं एक डिबेट में बैठा था और वहां चर्चा हो रही थी कि इन्होंने बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटे। तो जब मैंने बोला क्यों बांटे, 2,500 का ऐलान तो आपने भी किया था। नहीं, इन्होंने बांट दिया, मुझे तो ऐलान किया। इन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान किया, तो मैंने एक चीज बोली, महिलाओं का सम्मान जो है देहरादून से करना शुरू कर लेते। सतीश जी रुक जाइए प्लीज। हो जाता तो सतीश भाई, अगर महिलाओं का सम्मान करने का शौक है और चुनाव को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं आप लोग, सतीश जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज सर, रुकिए। हाँ गरिमा जी, आप देखें, अगर लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के अनुभव कहते हैं कि भाई नहीं वो 10,000 बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो शुरुआत उत्तराखंड से तो हो सकती थी गरिमा जी। हाँ। मेरे महिलाओं को 10,000 इस समय मिल जाते और वहां चुनाव चलते रहते तो हमें कोई दुख नहीं होता। पर जहां चुनाव है वही पैसा बटा, तो भाई इस बात से तो शक होता है। जिसने खाया होगा तो देखो गरिमा जी, कहीं ना कहीं वोट डालने भी गया तो होगा कुछ ना कुछ लोग। और भारतीय जनता पार्टी वो ऐसे नहीं देती है, ये तो जनता पे आरोप लगा दो। इनके जहां से जब 10,000 होगा, प्लीज रुक जाइए। हाँ, और उसने उससे कसम खिला दी कि उसके खानदान कि वोट मेरे पूरे खानदान का यही जाएगा, नहीं तो भैया बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं, ये ऐसे 1 रुपए ना देने वाले किसी को, ये तो आर्थिक सहायता नहीं देते किसी को, ये ऐसे थोड़ी देंगे। ये बहुत बदमाश लोग हैं, बदमाशी करके सरकार बना ली। लेकिन अगर अच्छा कर रहे होते तो निश्चित मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, मैं भी आपको ही वोट दे देता। पर आपने गलत किया, आपने गलत किया। जनता सड़कों पर है और उसके बाद भी अगर ये जीत रहे हैं तो चोर नहीं तो और क्या है।
उत्खनन कर सर, लेकिन आपको लगता है कि देखिए सुनिए, बिहार में आपने ये मुद्दा उठाया, अभी उत्तराखंड में आने वाले हैं चुनाव, उससे मतलब चुनाव से पहले ही वोट चोरी को मतलब एक उसका तख्ती लेके खड़े हो जाना, नहीं लगता है कि मतलब एक एक्सक्यूज है? कब तक एक ही राग अलापा जाएगा? है उसको निश्चित चोर बोला जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, लौटेंगे। थपलियाल जी का रुख कर लेते, काफी देरी से उनके पास नहीं है। थपलियाल साहब, क्या वोट चोरी से ही ये जीत रहे हैं? मान लिया जाए भाई, कैसे विश्वास उठा लें इलेक्शन कमीशन से? एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक। देखिए, बहुत सम्मान होता था नेताओं का। हमने देखा, हम छोटे थे, हम भगवान मानते थे नेताओं। आज इन डाकुओं को सम्मान चाहिए, इनको गैंगस्टर ना बोले, ये कहकर दया आती है मेरे को उन लोगों पे जो इनकी डकैती को आंख बंद करके नहीं देख पा रहे। बहुत दुख होता है मुझे। 10 विधायक कांग्रेस से लूटकर अपनी पार्टी में लेकर सरकार बनाने वाले डकैतों को खुलेआम देखा था मैंने, और उन 10 को जयपुर ले गए, सबने खुली आंख देखा था। इन्होंने जिस तरह से आज कहीं भी उत्तराखंड में जो कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस भ्रष्टाचार के तरफ इन्होंने जो आंख बंद कर रखी है, क्या जनता इनकी पूजा करे कि बांग्लादेश की तरह और श्रीलंका की तरह इनका हिसाब किताब करे? वो तो देश की जनता, देव तुल्य जनता हमेशा संयम रख रही है, नहीं तो इन लोगों को एक दिन भी गद्दी में रहने का अधिकार नहीं रहा। इन्होंने क्या महाराष्ट्र में किया, दुनिया ने देखा। क्या इन्होंने बिहार, क्रांतिवीरों की धरती बिहार को रोंदने वाले किसी बड़े डाकुओं से कम नहीं हो सकते। आपने देखा होगा, ट्रेन भर भर के पंजाब से, हरियाणा से, गुड़गांव से ट्रेन लेकर गए ये बिहारियों की ट्रेन, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। मैंने कहा कि ये इतना मजबूत गैंग बन चुका है कि इन्होंने न्यायपालिका, चुनाव आयोग का जितना कार्यपालिका अपनी जेब में रख दिया है। ये रोकते जा रहे हैं इस देश को, इस देश की जो यहाँ की एक लोकतांत्रिक फ्लावर था, जो बहुत प्रसिद्ध था विश्व में, वो इन्होंने खत्म कर दिया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी हमारा विश्वास खो चुके हैं। ये हालत है, और वहां बोल रहे हैं हमें, इनको नहीं दिखाई देता कि जॉर्ज अब्रेश जिस डाकू ने बेचा, और किस डाकू को बेचा? क्या किसी उत्तराखंडी को बेचा? अगर यहाँ पे वो बोलने वाले साहब लोकतंत्र में मर्यादाओं का ध्यान रखें, अभी मर्यादाओं का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हम चुप हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे उनका प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं। ठीक है, प्लीज। गन उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो दिन भी आएगा, डोंट वरी। और उसका कारण तुम हो गए, तुम जो प्रोटेक्ट कर रहे हो डाकुओं को। ठीक है, आराम से। अंकिता का वीआईपी कौन था? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश जी प्लीज कोई टिप्पणी मत कीजिए प्लीज बीच में सर, बार आप प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसे फिर डिस्टर्ब करते हैं। क्या साहब कर रहे हैं, कहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? ठीक है, दया आती है मेरे को साहब ऐसे लोगों पे जो ऐसे डकैतों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में जल्दी से दीपेश जी का। थपलियाल साहब आएंगे आपके पास में, आप आराम से बोलिए, परेशान मत होइए। यूकेडी से दीपेश जी हैं। दीपेश जी क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरा सारांश जो है, 2 ही बातें अभी तक तो मुझे लग रहा है कि सारांश देना चाहिए उस पर। हाँ, एक बात तो ये है कि वोट चोरी की जो बात आई है, और आप ये कहते हैं कि आपने चोरी नहीं की, और आप ये कहते हैं कि गरिमा रखिए, मर्यादा रखिए बोलने की। देखिए, सभी गरिमा भी रख रहे हैं और मर्यादा भी रख रहे हैं। पहली बात तो जो अभी रूलिंग पार्टी है इस समय, उसको ये समझना चाहिए कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, सबको बोलने का पूरा अधिकार है। आपने संसद में ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए हैं ताकि विपक्ष का गला घोट दिया जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ डिबेट में भी कुछ नहीं बोलेंगे आपके खिलाफ, पहली बात। दूसरी बात, जो आप ये कहते हैं कि वोट चोरी आपने नहीं की, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं भी टेक्निकल हूं, थोड़ा बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं।
तो एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अपने हाईकमान से जाके ये प्रस्ताव रख दीजिएगा, हो सकता है तो शायद ये वीडियो देख के उन्हें समझ में आ जाए। एक बैंक में कभी किसी के अकाउंट से पैसा नहीं निकल पाता बिना उसके फिंगरप्रिंट्स के या फिर उसके सिग्नेचर के, या फिर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएं तो एक स्मार्ट कार्ड आता है उसके थ्रू, उसके अलावा एटीएम कार्ड, इसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। तो आप कर दीजिए ना बैंक के जैसा वोटिंग का सिस्टम। आपके पास में सबके ब्लूप्रिंट्स, सबके फिंगरप्रिंट्स हैं, आपने हमारे सबके आधार बनवा दिए, सब चीज को आधार से लिंक करवा दिया। तो आपको सीधा सजेशन में देता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ दीजिए, और फिर देखते हैं अगले 5 साल में कि कैसे सरकार बदलती है और कैसे सच का सच और झूठ का झूठ होता है। आप कीजिए ना सोल्यूशन पे काम सर, हम तो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। विपक्ष का काम, एक हमें याद है कि जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने जिस समय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय उन्होंने अटल जी को खुद बुलाया था कि मैं प्रधानमंत्री इस देश का भले ही बन गया हूं लेकिन मेरे विपक्ष में तू रहेगा अटल। ये हमें अच्छे से याद है। तो विपक्ष हमेशा अच्छा होना चाहिए, तो हम आपको अच्छी राय दे रहे हैं। आप लाइए सर, फिंगरप्रिंट्स लाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? आपके पास तो पूरे देश की कमान है। इस सजेशन पे काम कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सजेशन दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सजेशन दीजिए। बोलिए दीपेश शर्मा यूकेडी के नेता हैं, बहुत छोटे से अपने प्रदेश के बारे में चिंतित हैं और ऐसा प्रस्ताव रखते हैं। आप फिंगरप्रिंट पे कीजिए ना वोटिंग, आपको पता लग जाएगा। फिर कोई किसी पे आरोप नहीं लगाएगा कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो कोई कुछ नहीं कहेगा साहब आपको। खैर लोकतंत्र है, मैं बोलने का अधिकार, हम सजेशन तो दे ही सकते हैं शायद। और रही बात तीसरी, अभी हमारे वरिष्ठ नेता जी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो एक रेप केस का जो मामला आ रहा था उसके लिए भी आप लोग क्या, चलिए ठीक है, अब जल्दी से डोभाल जी, उसके बाद लास्ट रिएक्शन फिर सतीश जी आपका लेंगे। डोभाल जी क्या कहना चाहेंगे? सर चर्चा वही है, विपक्ष ने भी स्वीकार कर लिया है। ये गरिमा वो ठीक है, वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर धामी जी फंसे हुए हैं कहीं में तो तब किसी को एडजस्ट करना होगा तो अलग बात है, लेकिन ये अब समय नहीं है, वो ये चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं आगे। मैं समझता हूं कि नवंबर दिसंबर में जब हम आएंगे आगे 2026 में, उसमें चुनाव ये कराएंगे, तो उसके लिए कोई वो मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो चुनाव भी इन्होंने ही कराना है, और वो चुनाव कैसे होना है वो हम देख रहे हैं सब ये कि, और ये सबसे बड़ी लड़ाई यही है जो विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस हो, यूकेडी हो, अगर कोई हमें उत्तराखंड में नीति भी चाहिए और नियत भी चाहिए, वैकल्पिक नीति चाहिए कि जो अब तक 25 साल में जिन नीतियों के, जिन उद्देश्य के हमने राज्य का निर्माण किया था, मांग की थी, वो चीजें भुला दी जा रही हैं जानबूझ के, वो षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है। उन चीजों को भुला दिया जाए, वो याद ना रहे लोगों को। वो जो नया, जो आज 25 साल का जो युवा हो गया जिसने उस संघर्ष को नहीं देखा है, उसको नहीं मालूम कि आपने क्या कुर्बानी दी, कैसे दी। वो ये नहीं चाहते हैं कि उसको पता हो कि ये राज्य किस कुर्बानी से मिला है, महिलाओं ने क्या किया है, पुरुषों ने क्या किया है, किस तरीके से ये सब हुआ। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये राजनीतिक दलों के लिए कि इन्होंने लोकतंत्र की ही हत्या कर दी है, और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो चुनाव मशीनरी हो या दूसरे, उनको अपने जेब में डाल दिया। और ये शुरुआत की गई थी, मैंने तब पहले कहा था कि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर किया था, और वो एक अधिकार उन्होंने अपने जेब में रख लिया था कि इलेक्शन कमीशन हमारी जेब में, हम नियुक्त करेंगे। एक अब दिखावे के लिए एक विपक्ष का नेता है और एक प्रधानमंत्री है, और एक प्रधानमंत्री के मनपसंद का मंत्री उसमें शामिल होगा, तो उन्हीं का होगा। और ज्ञानेश जी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन के जब कानून, वो सब नॉर्म्स, आचार संहिता लागू होने के आखिर 2-3 दिन मतदान के लिए, और 3 दिन तक उन्होंने वहां पर मतदान के समय तक 10-10 हजार रुपए लोगों खाते में जाने दिया।
उन्होंने अब पीछे हमने जब देखा कि किसान निधि उन्होंने इलेक्शन के उस समय में जाने दी, यही आगे उत्तराखंड में भी होने वाला है। और ये इस चुनौती को समझना चाहिए जो उत्तराखंड के तमाम विपक्षी हैं, तमाम आंदोलनकारी हैं, कि इससे इस पार्टी को, बीजेपी को इस षड्यंत्र से कैसे रोका जा सकता है। जल्दी से अब सतीश जी से हम जवाब ले लें। सतीश जी, क्यों आखिर ये धोखा? गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ पे माननीय जो मित्रगण बैठे हुए हैं विपक्ष के, वो बोल रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी। अरे भाई, आप कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ोगे, निर्वाचन आयोग पे फोड़ोगे, अरे जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए तब आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, अब उस पर किस पे ठीकरा फोड़ोगे? और ये बात आई गरिमा जी कि लोकतंत्र है, हमें अपनी बातें बोलने का अधिकार है। अब एक करके प्लीज आशीष जी, नहीं समय में थोड़ी जाने आओगे, शर्म आनी चाहिए। आप विपक्ष के जो नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको इतना नहीं पता कि कौन सी मर्यादा में रह के बात करनी है? आप लोकतंत्र के बहाने संवैधानिक संस्थाओं पे आप ठीक रहो रहे हो चीजों का। आपको ये समझ होनी चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए जो लोकल बॉडी के, आप लोगों का क्या स्टैंड रहा उसमें? आप लोगों ने कितनी सीटों में विजय प्राप्त करी, उसमें तो बताइए। तो हर जगह आप ईवीएम पे ठीकरा बोल रहे हैं। और गरिमा जी, विपक्ष से हमें यही आशा है, विपक्ष धरातल के इनके जो सहयोगी दल की सरकार तमिलनाडु में है, वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन बोलते हैं कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उनको कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। चलिए, वो क्या करेंगे इस पर कम चिंता कीजिए। अभी फिलहाल सत्ता में आप हैं, इसलिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर जरूर चिंता कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, उम्मीद यही है कि प्रदेश हित में काम होगा और सरकार की जो जिम्मेदारियां बनती हैं उसको वक्त रहते सही समय पर भी पूरा किया जाएगा। यही आशा आम जनता कम से कम वर्तमान की सरकार से करती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं, लेकिन क्या वाकई चुनाव से एक साल पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ अटकलें हवा में आएंगी और चली जाएंगी, देखना काफी अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले